नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके अपने प्रोग्राम अगला नज़रिया में। अगला नज़रिया में जो हम आज चर्चा करेंगे उसमें पहली जो चर्चा है, जो भारत के कैबिनेट में जो एक परिवर्तन किया गया भारत सरकार में, उसके ऊपर। दूसरी चर्चा जो होगी वो एक बड़ी दुखद खबर जो घटी, जो भारत के महानतम अभिनेता दिलीप कुमार जी का देहावसान। तीसरी चर्चा जो होगी वो विंबलडन में शायद एक युग की समाप्ति की। तो पहली चर्चा पे हम बात करते हैं। पहले हम ग्वालियर वासियों के लिए और लगभग पूरे मध्य प्रदेश वासियों के लिए एक खुशी की खबर जिसका काफ़ी समय से इंतजार था, वो श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना था, जो कि अभी पिछले परिवर्तन जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में किया गया उसमें मोदी जी ने उनको शामिल किया और उन्हें नागरिक विमानन विभाग दिया, जो कि उनके पिताजी के पास पहले रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग माना जा रहा है। और लेकिन मध्य प्रदेश वासी इस चीज़ का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। दरअसल मध्य प्रदेश वासी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को एक कह सकते हैं किसी महत्वपूर्ण पद या महत्वपूर्ण कार्य के लिए उनको मिले, इसका बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 2018 में जब मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के करिश्मे की वजह से कांग्रेस जीती थी। जी हाँ, मैं यही कहूँगा कि 2018 में ना तो मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में बीजेपी हारी थी, ना कांग्रेस जीती थी। वह चुनाव तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के दम पे कांग्रेस जीत गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सामने ला के चुनाव लड़ा गया, जिसकी वजह से ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस ने एक तरफ से बिल्कुल एक तरफा जीत हासिल की। यहाँ की लगभग 90% सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई और भाजपा तो 90% से ज़्यादा सीटों पे हारी। ये एक बहुत भाजपा के लिए, जो भाजपा का देश में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ग्वालियर चंबल का एरिया रहता है, वहाँ पे भाजपा की इतनी बुरी हार हुई थी। इसका कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया ही थे। उसके बाद कांग्रेस ने उनको वो महत्व नहीं दिया, या देश प्रदेश की जनता को ऐसा महसूस हुआ कि उनको ऐसा महत्व नहीं दिया जा रहा है, जिसका खामियाजा बहुत जल्दी कांग्रेस को भुगतना पड़ा। और परिणाम स्वरूप पिछले वर्ष जैसे ही भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में आमंत्रित किया, तुरंत वो पार्टी में आए और उन्होंने भाजपा को न केवल मध्य प्रदेश में मजबूत किया, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवाई, बल्कि उन्होंने यह साबित कर दिया कि उनके संग में जुड़े हुए विधायक उनके प्रति वफादार भी थे। बहुत से लोग जो कि माधवराव सिंधिया जी के ज़माने से सिंधिया खानदान के करीबी रहे और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी करीबी रहे, वो इस समय कांग्रेस में तो हैं, लेकिन शायद उनकी वह पूछ परख नहीं है। स्थिति तो यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पूछ परख बहुत कम हो गई है। बीजेपी ने एक गलती की। वैसे मोदी जी बहुत गहराई तक राजनीति की समझ रखते हैं, लेकिन बीजेपी ने मेरी समझ में एक गलती की कि ज्योतिरादित्य जी को बहुत देर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाए। अगर उनको पार्टी में लाते ही साथ मंत्रिमंडल में फेरबदल करके उनको अगर मंत्री बना दिया जाता, तो शायद जो उपचुनाव में 2-3 सीटों पे, विधानसभा की 2-4 सीटों पे जो मुन्नालाल गोयल जी या इमरती देवी जी की करारी हार हुई है, वो हार नहीं होती। लेकिन ठीक है, राजनीति है। और अब परिस्थितियां ये हैं कि कांग्रेस के पास के जो लोकसभा में या विधानसभा में, संसद में वैसे ही वक्ताओं की कमी थी। अब वो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सामना कैसे करेंगे,
क्योंकि ये बात पक्की है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो वो एक बहुत शानदार वक्ता हैं, बहुत समझदार हैं, नॉलेज है, और वो अपने शब्दों का चयन, अपने जो विचारों की अभिव्यक्ति बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। अब ये देखना है कि कांग्रेस तो सिंधिया जी का उपयोग नहीं कर पाई, भाजपा कितने अच्छे ढंग से उनका उपयोग कर पाती है। ये एक भाजपा के लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय राजनीति में एक जो परिपक्व या कंप्लीट संपूर्ण राजनेता हैं कि एक जो वो होती है आप प्रतिमूर्ति कह दो, वो है। आप उनके जो अगर ये कहो कि विरासत, राजनीतिक विरासत, वो बहुत लंबी है। दूसरी चीज़ जो उनके शिक्षा है वो बहुत उच्च कोटि की प्राप्त की है, देश विदेश में काफ़ी अच्छी जगहों पे पढ़ाई की है। उसके बाद कॉरपोरेट में नौकरी बहुत अच्छी की है। उसके बाद राजनीति में काफ़ी पुराना अनुभव है, काफ़ी कम समय में काफ़ी अनुभव प्राप्त किया है। उसके बाद चुनावी राजनीति में भी काफ़ी मेहनत की है, अच्छे दिन भी देखे हैं, बुरे दिन भी देखे हैं। चुनाव बराबर चुनाव जीतने के बाद वो चुनाव हारे भी हैं। अब वो चुनाव क्यों हारे हैं ये अलग मुद्दा है, जिसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। लोग, पत्रकार लोग भले ही कहें या जानकार लोग भले ही कहें कि वो गुनाह से चुनाव हारे, लेकिन सच्चाई ये थी कि उन्हें जो परिस्थितियां थी उनमें चुनाव हारना ही था। अगर कांग्रेस ने उनको 2018 में मध्य प्रदेश में उनकी करिश्माई जीत, जी हाँ, मैं एक बार फिर कहूँगा कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की 2018 के विधानसभा में करिश्माई जीत थी, कांग्रेस की जीत नहीं थी। क्योंकि बीजेपी को केवल ग्वालियर चंबल संभाग में ही हारना पड़ा, बाकी सब जगह मध्य प्रदेश में बीजेपी उस समय जीती थी। और आश्चर्यजनक बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में ओवरऑल बीजेपी की वोटों की संख्या कांग्रेस के वोटों की संख्या से अधिक थी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अगर 2018 में ही या तो कांग्रेस मुख्यमंत्री बना देती या कोई बहुत अच्छे ढंग से उनको प्रस्तुत करती, तो शायद ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ये दिन नहीं देखने पड़ते और मध्य प्रदेश में आज भी कांग्रेस की सरकार होती। लेकिन कांग्रेस उनका ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का उपयोग नहीं कर पाई। अब श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा को उपयोग करना है, देखते हैं कितने अच्छे ढंग से उपयोग करते हैं। ये तो ग्वालियर संभाग के लोग बात थी, हमारे मध्य प्रदेश की बात थी। मध्य प्रदेश में इस बात पर लोगों को खुशियां हैं कि श्रीमंत सिंधिया अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं। अब मैं दूसरी बात करूंगा जो कि एक युग की समाप्ति दिखा रही है। 2019 में मैंने एक ब्लॉग लिखा था, जब मैंने विंबलडन फाइनल में देख रहा था। उस दिन बहुत तगड़ा मैच हुआ था विंबलडन में। ये उस टेनिस मैच के दौरान फेडरर ने लाजवाब प्रदर्शन किया था, लेकिन ऐन वक्त पे अपना अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रहे थे और अब एक इतिहास रचने से चूक गए थे और फाइनल में बहुत लंबा मैच खेल के हारे थे। और ठीक है, लेकिन अभी लोग एक बार फिर विंबलडन में वो हारे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने दूसरा इतिहास रचा है। शायद ये उनका अंतिम विंबलडन है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन उनकी हार उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी चोट है। लेकिन फैंस तैयार थे कि अब बहुत लंबा समय हो गया है, पिछले 20-22 वर्षों से लगातार टेनिस के महानतम खिलाड़ी रोजर फेडरर को वो खेलते देखते आ रहे हैं। विंबलडन का हरा घास का मैदान या कोर्ट तो शायद फेडरर के पर्याय बन गए थे। मतलब विंबलडन और फेडरर बड़ा एक से एक दूसरे से जुड़े हुए ही शब्द लगते थे। अभी शायद आगे ना देखने को मिले, तो ठीक है।
विंबलडन से शायद फेडरर ने शायद अंतिम बार खेला है। देखते हैं कितनी फिटनेस उनका साथ देती है, लेकिन शरीर पे, उनके शरीर से ज़्यादा उनके दिमाग पे शायद उम्र हावी थी, क्योंकि जिस तरह से वो खेल के दौरान मिस कर रहे थे, जो उनके लिए क्या बोलते हैं, बहुत आसान चीज़ें हुआ करती थी, वो चीज़ वो मिस कर रहे थे। वॉली तो वो बहुत रेयरली मिस करते हैं, तो इस तरह की आसान वॉलीज उन्होंने मिस की। बड़ा रैकेट उन पे बॉल की कई और बार ठीक से नहीं आ रही थी। तो ठीक है, ये दुखद घटना है। और एक तीसरी घटना जिस पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हम भारत का हर सिनेमा प्रेमी दुखित होगा। भारत के महानतम कलाकार, फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार जी की मृत्यु। बहुत लंबी उम्र जिए और अपनी उम्र में अधिकांश समय स्वस्थ रहे। शायद उसका कारण यह था कि उन्होंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं पाली, बहुत ज़्यादा फिल्मों का अपने ऊपर बोझ नहीं लिया। डायरेक्शन और फिल्म निर्माण जैसे कामों पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शांति, हंसी खुशी की लाइफ जी। तो इसलिए लगभग 98 वर्ष पूर्ण करने के बाद उनका देहावसान हुआ। मैं वस्तुतः दिलीप कुमार टाइप की एक्टिंग का कोई फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन दिलीप कुमार का फ़ैन था, क्योंकि उनकी एक्टिंग का लेवल ही बहुत ऊंचा था। मैं ज़्यादातर एक्शन हीरोज़ को पसंद करता हूँ, डांस, मार धाड़। मैं टिपिकल जो एक बोलते हैं ना चवन्नी छाप हीरोज़ या एक्टिंग, मुझे वो ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन ठीक है, लेकिन दिलीप कुमार तो अल्टीमेट थे, इसमें कोई शक नहीं है। लगभग भारत के हर एक्टर ने उनको कॉपी करने की कोशिश की, चाहे राजेंद्र कुमार हों, चाहे अमिताभ बच्चन हों, चाहे शाहरुख खान हों। इन्होंने बार बार उनकी एक्टिंग नकल करने की कोशिश की, और दिलीप कुमार ने साबित किया कि आप एक्टिंग द्वारा भी जनता को खुश कर सकते हो। आपको ज़्यादा लटके झटके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बहुत सिंपल बेसिक एक्टिंग करके अपना अच्छा काम प्रदर्शित कर सकते हो। फिल्म फेयर अवार्ड तो एक जमाने में दिलीप कुमार को ही मिलते थे। राष्ट्रीय पुरस्कार वगैरह उनको ज़्यादा नहीं मिले, उस तब उनका ध्यान ही नहीं रहा शायद। उनके जो कुछ फिल्में जिनको हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं तो उनको पहले दिलीप कुमार से ज़्यादा आज़ाद के नाम से जानता था। मुगले आज़म तो शायद भारत की सबसे ज़्यादा हिट पिक्चर में है। कुछ लोग तो उनको मुगले आज़म को शोले से भी बड़ी फिल्म मानते हैं, मैं तो शोले को बड़ी मानता हूँ। लेकिन मुझको उनकी गोपी बहुत पसंद आई, बहुत, क्योंकि वो एक बहुत सिंपल एक्टिंग करते थे। कोई बहुत ज़्यादा बनावटीपन उनकी एक्टिंग में नहीं था। कई लोगों को लगता है कि वो बहुत मतलब बनावटी एक्टर रहे थे, लेकिन नहीं, मुझे ज़्यादातर फिल्मों में नया दौर देखिए बहुत सिंपल रहे। मैंने बार बार वो फिल्म देखी। तो एक मेरी तरफ से दिलीप कुमार जी को एक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और एक बार फिर ग्वालियर और मध्य प्रदेश वालों की तरफ से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ के महान, बड़े और शायद बहुत ही उपयोगी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी, और उम्मीद करता हूँ कि उनका बहुत अच्छा उपयोग भारत सरकार कर पाएगी, जिससे हमारा देश उनके जो उनके अनुभव, उनकी कार्यशैली और कार्य करने की शक्ति, उसका फ़ायदा उठा पाएगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।